बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को एंजॉय करें। सर्टनली जहां पे हमने इस कारवां को रोका था वहीं पे इसको कनेक्ट भी करेंगे। मेरे ख्याल गालिबन लास्ट फ्राइडे को आप सबसे मुलाकात हुई थी, 8वें गेम से पहले, यानी कि 8वें मैच से पहले आपसे मुलाकात हुई, तो वो एक रिव्यू आपको ज़रूर देंगे कि जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, मे देम बी इन कराची, मे देम बी इन मुल्तान और मे देम बी इन रावलपिंडी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी जानिब अगर बढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ऊपर मैं ज़रूर आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज विच हैव बीन गिवन by the Pakistani women's cricket team is something which is phenomenal, par excellence as well। हमने उस दिन मोहम्मद वसीम साहब से भी गुफ्तगू की और ऐसा लगा कि शायद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आगे बढ़ेगी। और इसी तरह हमने देखा जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद इसके बारे में बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल को भी देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर सारी कॉन्वर्सेशन होगी। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ एक उस शख्स से विच इज़ द मोस्ट सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, या पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं और जब बात आती है कि अपॉर्चुनिटी को सीज किया जाए तो कल रात को माशाल्लाह पिच पे 12 बजे तकरीबन ये मोहम्मद रिजवान के साथ मौजूद थे। आज गेम ऑन है की पिच पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ इज मिस्टर बाजिल खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिल भाई, हाउ आर यू? वेलकम टू इस्लामाबाद। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें डिजिटल शो और कोई ऐसे कॉन्सर्ट वगैरह तो मिलता नहीं। मेरा ख्याल है उसमें आप तफसील से वो भी इंशाल्लाह मिलेगा। आप तो हमारी जोड़ी बन गई इंशाल्लाह, आने वाले वक्त में ऐसा जरूर होगा। और अभी मैं आपको एक और भी बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मैं जरा अपने बड़ी खबर अगले मेहमान को अपना इंट्रोड्यूस करा लूँ। खवातीन वज़ात अगर इनकी बात की जाती है, आई थिंक कि पाकिस्तान में अगर वुमेंस क्रिकेट में हमने जो चढ़ाव देखा वो मेरा ख्याल है इनकी कप्तानी में देखा। पाकिस्तान वुमेंस वनडे इंटरनेशनल, पाकिस्तान वुमेंस T20 इंटरनेशनल्स की क़यादत करती रही और वन ऑफ दोज पीपल जो कि वर्ल्ड 11 में भी खेली, नॉट जस्ट दैट, गोल्ड मेडल से भी जो है वो इनको नवाजा गया और बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है इन वुमेन्स क्रिकेट। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर एनालिसिस की बात करते हैं, शी इज अ ग्रेट एनालिस्ट एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेरी लकी दैट वी हैव बीन जॉइंड बाय मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा और मुलाकात होगी। और आज रिकॉर्ड पे मैं बाजिल भाई आपको बात बताने लगा। बताएं। कल हमसे एक एक्टर ने, बहुत अच्छी एक्टर ने, एक सवाल पूछा कि आपको किसका एनालिसिस सबसे ज्यादा पसंद है। सना, मैंने क्या जवाब दिया था? सोचे आप गेस करें। गेस करें किसका नाम लिया होगा? चल बात है, आप ही का नाम लिया था। सेन वॉइस जिनको कहते हैं, जिनको ये सेन वॉइस कहते हैं। एक नाम ये ले नहीं सकता था ना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, कोई ऐसी मसला नहीं। और हम सबने सबके नाम लिए जान लेने बनते थे अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि 2 महीने से वायरल भी चल रही है ना, वो भी बताएं। चले मेरा ख्याल है प्रोग्राम की तरफ आते हैं, गेम को ऑन करते हुए। खवातीन और सबसे पहले मैडम सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैडम सना, हम चाहते हैं कि आप जरा सबसे पहले अक्कासी करें और रोशनी डालें द वे दैट पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम हैव बीन परफॉर्मिंग। क्वालिफायर्स की बात करते हैं अगर, तो 5 के 5 मैचेस वो जीते। आई थिंक इट्स अ विनिंग स्ट्रीक व्हिच वी हैव नेवर एवर सीन बिफोर एज वेल। सो हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक बहुत अच्छा ओवरऑल ये टूर्नामेंट ये लोग खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे ख्याल से आप देखें, आयरलैंड को बड़ा कन्विंसिंगली 38 रन से हराया। स्कॉटलैंड 6 विकेट्स। स्कॉटलैंड की टीम हाल ही में बहुत इम्प्रूव की है। वेस्ट इंडीज़ पे बहुत बड़ा मार्जिन था क्योंकि हेली मैथ्यूज़ को ऊपर से पहले ही बॉल पे आउट करने में कामयाब हुआ पाकिस्तान। और थाईलैंड से ऑब्वियसली यू वर एक्सपेक्टिंग 87 रन, बिग विन। और वंस अगेन बांग्लादेश से भी एक बहुत कन्विंसिंग जीत, जिसमें ऑब्वियसली अगेन टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे टाइम पर फातिमा सना को कप्तानी दी गई है। इवन दो कि राइट बिफोर द वर्ल्ड कप था, बट जिस तरह से उसने उसको फुली हैंडल किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और एक अब एक यूनिट बनता नज़र आ रहा है। थिंक टैंक का कप्तान के साथ, कोच का कप्तान के साथ एक अच्छा स्मूथ रिलेशनशिप बड़ा ज़रूरी है। वो लग रहा है कि अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पर वो चीज़ है और टीम बैक कर रही है उसको। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला ही वनडे टूर्नामेंट था एज अ कैप्टन फातिमा सना का। आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और सिद्रा अमीन हो, आलिया हो बैटिंग में, नशरा हो बॉलिंग में, सादिया इकबाल हो बॉलिंग में, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली, जो कि सबसे क्रूशल चीज़ थी इस टूर्नामेंट की। बिकॉज हाई प्रेशर था, आपके पास सिर्फ 2 स्पॉट्स थे
तो बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, बट वर्ल्ड कप विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। तो सिर्फ मैं इसको अभी भी ज़रूर टच ये करना चाहूँगी कि इस पूरे टूर्नामेंट में 200 प्लस कम हुआ है पाकिस्तान की तरफ से भी और बाकी टीम्स की तरफ से। तो वो ज़रूर देखना होगा पाकिस्तान को कि वर्ल्ड कप तक हम किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर समिंग अप सो वेल एज वेल। मैं जरा इसमें एक और बात भी करना चाहूँगा, वो ये कि चूंकि ये क्वालिफायर्स थे तो हम स्कॉटलैंड भी देख रहे हैं, थाईलैंड भी देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ भी देख रहे हैं, बांग्लादेश भी देख रहे हैं, थाईलैंड। इन टीम्स के बाद अब जब हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारा जो पड़ाव होता है वो ऑस्ट्रेलिया से होता है, इंग्लैंड से होता है, न्यूजीलैंड से होता है। तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है इज एट पार? क्योंकि एक बात अभी कुछ अर्सा पहले ही शायद आपका क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है कि एक्टिंग करनी पड़ती है जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान अगेंस्ट दीज टीम्स? देखिए, वनडे क्रिकेट में डिफरेंस ज़रा बढ़ जाता है टीमों का, इसमें ये एक रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि T20 में हमने फिर भी इंग्लैंड जैसी टीम को हराया हुआ है हिस्ट्री में पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड को हमने हराया हुआ है, इंडिया को 2 बार हराया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, बट वनडे क्रिकेट के अंदर हमने टॉप टीम्स में अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ अब है नहीं, साउथ अफ्रीका को ज़रूर हराया हुआ है, इंडिया को अभी तक नहीं हराया हुआ, ऑस्ट्रेलिया को अभी तक नहीं हराया हुआ। तो ये एक ज़रूर एक चैलेंज ज़रूर होगा, बट ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से अगर अभी से इसको बहुत डीपली एनालाइज करके लेके जाया जाए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे और आपके पास स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, और इसमें अगर तूबा आ जाती हैं, निदा का मुझे नहीं पता वेदर दे आर इन द प्लान्स और नॉट, शी इज़ इन द प्लान और नॉट, लेकिन आपको एक नेक्स्ट स्टेप परफॉर्मेंस चाहिए होगी जो आपकी क्वालिफायर्स है। तो आई थिंक वो ज़रूर पाकिस्तान को उसके इर्द गिर्द प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अब बड़ी बिगर टीम्स विल बी देयर, तो अपने चांसेस को जितना मैक्सिमाइज कर सकें वो करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं जरा बाजिद भाई की तरफ भी बढ़ता हूँ। बाजिद भाई, कितना ज़रूरी होता है कि आप कन्विंसिंगली मैचेस जीते? और ये मैं शायद रादर वेस्ट इंडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे बात करना चाहता हूँ, एंड दैट टू फॉर क्वालिफायर्स, वुमेन क्वालिफायर्स के हवाले से बात करें, क्योंकि वो चंद मेरा ख्याल है अशारिया पॉइंट से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। हाँ, देखिए नेट रन रेट तो हमेशा ही बात होती है, ज़्यादातर टीम्स जो है ना वो आखिर में इसकी तरफ जाती है नेट रन रेट, पहले फोकस होता है कि मैच जीतने में। मेरे ख्याल एक बॉल का ही फर्क रह गया था और एक शायद बाउंड्री मारनी थी वो, और 10.1 ओवर्स में गालिबन करना था वेस्ट इंडीज को। बांग्लादेश इज एट 0.639, दे क्वालिफाइड, एंड वेस्ट इंडीज इज एट 0.626। तो एक बॉल का ही फर्क था। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो पाकिस्तान की विमेंस, जो वेस्ट इंडीज और थाईलैंड के बीच में मुकाबला हुआ उसके ऊपर अगर हम नजर आखिरी बार में आखिरी 2 बॉलों में छक्का चौका चाहिए था, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बड़ी साइड है, विमेंस क्रिकेट में भी बहुत मतलब कंपेटिटिव साइड है, वो उसका ना होना वर्ल्ड कप में थोड़ा सा फ्लेवर ज़रूर कम होता है। और ये वो साइड है जो बाकी जो बड़ी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कर ले, न्यूजीलैंड कर ले, इंग्लैंड, इनको टक्कर देती है, तो वो थोड़ा मिस तो ज़रूर होगा। लेकिन आप क्वालिफायर्स बहुत मुश्किल काम होता है। टीम जब क्वालिफाइंग राउंड में चली जाती है ना, तो पाकिस्तान तो बहुत ही ज़बरदस्त खेला है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे बड़ा ही मुझे ऐसे लगता है कि शायद टीम का क्वालिफाइंग राउंड वर्ल्ड कप से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कट थ्रोट होता है। लेकिन एक थैंक यू हमारा बनता है विमेंस क्रिकेट को, हमारा थैंक यू बनता है इनकी टीम को, क्योंकि वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो अब फुली टेस्ट होगा। अब तो आपकी टीम अगर चले, अल्लाह ना करता पाकिस्तान की टीम ना क्वालिफाई करती, तो वो तो निकल जाता है, उसी दिन चेयरमैन की स्टेटमेंट आ गई। अब जब क्वालिफाई कर गया है, अब वो श्रीलंका में खेलना पड़ेगा, तो ये अब मतलब आपको खैर वो जो भी ऑब्लिगेशन थी वो अब पूरी होनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें सॉरी मैं काट रही हूँ कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मुझे 1-2 कॉल्स आई, लड़कियों की तरफ से बात हो रही थी, तो मुझसे बात हो रही थी कि क्या मोटिवेशनल बात हो सकती है। मैंने कहा सिर्फ एक मोटिवेशन है कि आपने वर्ल्ड कप इंडिया से बाहर लेके जाना है, आपको ये करना है कि आप ऐसा परफॉर्म करें जो बात बाजिद भाई ने की, और आउटस्टैंडिंग उसको लड़कियों ने परफॉर्म। दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, लड़कियों की बेहतरी हो रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी चाहिए। अब आपकी टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती है, ये जिस तरह पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्ट्रक्चर, लड़कियों के भी क्रिकेट का आपको स्ट्रक्चर डेवलप करना है और थोड़ा ज़्यादा उस पर तवज्जो देनी है। प्लस आप बाकी दुनिया के हम बाकी दुनिया की जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं उनसे बात करते हैं, तो वो बहुत उनका और The level is different.
नहीं, फाइनेंशियल लेवल भी बहुत बहुत बड़ा गैप है। इवन जो हमारे मेंस और वुमेन्स का बहुत ही बड़ा गैप है, तो वो गैप थोड़ा फिल होना चाहिए। एक चीज़ और इधर है कि मेंस के कहते हैं कि जी प्लेयर एसोसिएशन हो जाए, मुझे लगता है कि वुमेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स एसोसिएशन कि उनकी वॉइस कौन हो। मेरे का सना आइडियल है अगर ये कोशिश करें तो, लेकिन उनकी वॉइस होनी चाहिए। मेंस में तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर से मीडिया से कुछ ना कुछ हो जाता है, वुमेन्स को वो हाईलाइट करने के लिए बहुत जरूरी है। Exactly, I think that's a wonderful message as well. Thank you so much. And just to very quickly wrap it up, एक बात मैं करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप दोनों उस पर जरूर वजाहत करें। जैसे अगर हम मोहम्मद वसीम के रोल के हवाले से बात, फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम आवर वुमेन क्रिकेटर्स, आई थिंक थैंक यू सो मच। जैसे अभी बाजिब भाई ने कहा कि आप सबका शुक्रिया बनता है, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू फोकस एंड दैट यू ब्रिंग द वर्ल्ड कप, द वुमेन्स वर्ल्ड कप टू पाकिस्तान। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी आवर पार्ट वेयर वी विल काइंड ऑफ से कि उनको हमने उनकी दवाई का द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन चखाया है। अब मोहम्मद वसीम साहब के जरा रोल पे बात करते हो, अगर हम उनको मेंस क्रिकेट टीम के साथ देखते हैं तो तब भी मेंस क्रिकेट टीम हम क्वालिफाई भी करते थे अगर हम आईसीसी के इवेंट्स खेल रहे थे। अब हम देखते हैं अगर वुमेन्स की क्रिकेट की तरफ आते हैं तो ये जो 5 मैचों की एक विनिंग स्ट्रीक हमें नजर आती है। डू यू थिंक दैट ही हैज गॉट इमेंस कंट्रीब्यूशन एंड ही हैज मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू मेन क्रिकेट एंड वुमेन्स क्रिकेट? देखिए, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, आपको ये बात आकिब जावेद के बारे में ये बात मैंने की थी कि जब वो सिलेक्टर बने थे तो सिलेक्टर बने और टीम जीत गई, तो सिलेक्टर से उनका रोल एकदम हेड कोच की तरफ चला गया। मोहम्मद वसीम एज कोच शुरू करते हैं, मैं कहा नॉर्दर्न के ये कोच बने थे, उसके बाद ये बन जाते हैं सिलेक्टर, अब दोबारा बन जाते हैं कोच। तो एक चीज़ मतलब अगर परफॉर्मेंसेस हैं, अगर जैसे अब वुमेन्स टीम में बहुत बहुत हाईलाइट होंगे कि जी इनकी कोचिंग में ये क्वालिफाई कर गए हैं, बट एक चीज़ फिर उस पर स्टिक करें ना। अब ये नहीं है कि आप एक दफ़ा कोच बनते हैं फिर सिलेक्टर बन जाते हैं तो वो सारा मॉडल हो जाता है। आपने जो बात की कि जी वो रोल डिफरेंट था, उसमें फिर आप उसमें सिलेक्टर के रोल में आप सिलेक्शन की क्रिटिसिज्म होती है या उसका मतलब हाईलाइट होता है कि सिलेक्शन अच्छी थी, लेकिन आप सिलेक्शन आप कोचिंग छोड़ के सिलेक्शन फिर वापस कोचिंग, तो अभी आपका मतलब एक प्रोफेशन एज इन एक प्रोफेशन इन क्रिकेट नहीं डिफाइन होता। तो अगर आप ये स्वैप करते रहेंगे तो फिर वो आप कभी भी आप उस तरह डिफाइन नहीं होंगे एज अ प्रॉपर हेड कोच। आपका रोल क्या और आकिब भाई का रेफरेंस आपने पहले दे दिया। आकिब भाई का मैंने कहा था कि अगर आपने उनको सिलेक्टर लेके आए और उन्होंने मतलब ऐसी सिलेक्शन की, सारा कुछ चेंज कर दिया, इंग्लैंड के खिलाफ आप सीरीज जीत गए, वहां से उन्होंने टॉप क्लास परफॉर्मेंस की, वहां से आप उसको उठा के उसको आपको हेड कोच बना दिया, तो वो डाइल्यूट कर देता है आपका। और इवन फॉर द पर्सन हिमसेल्फ, अगर फॉर इंस्टेंस मोहम्मद वसीम का मुझे नहीं पता, कोई भी फॉर इंस्टेंस वो कोचिंग करना चाहता है देन टू स्टिक टू कोचिंग, अगर वो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करना चाहता है तो फिर उस पर काम करे। ये 2, 3, 4 चीजें इकट्ठी चलाना अपने आप से ज्यादा है। 2-3 कश्तियों के मुसाफिर ना बने, किसी एक कश्ती के मुसाफिर बने। बाजिद भाई कहना चाहते हैं, योर टेक ऑन दैट प्लीज। आई थिंक बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद बाजिद भाई, बिकॉज आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाज़ा तब होता है जब आप किसी एक रोल में थोड़ी देर रहते हैं। इस तरीके से फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। और आपने बात की पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक की, 13 मैचों तक भी हमारी विनिंग स्ट्रीक गई है इससे पहले, और कभी भी अल्लाह का शुक्र है किसी क्वालिफायर्स में पाकिस्तान फेलियर का शिकार नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट इन द वर्ल्ड कप जर्नी। तो यहाँ से अब ये सोचना है कि हमने उस वर्ल्ड कप में 2-4 अपसेट्स कैसे करने हैं, हमने नेक्स्ट स्टेज तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि हम सेमीफाइनल के करीब तक पहुंचे हैं बट पहुंचे नहीं आज तक। सो आई थिंक ये फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट आप वो टॉप 4 में किसी तरीके से जगह जरूर नहीं, पहले उधर जाएं, स्टेप बाय स्टेप आप लेके जाएं। तो आई थिंक नथिंग टू टेक अवे, बट आई थिंक ये सारी उसमें जाती हैं। ये बात जो बाजिद भाई ने की है, ये हर फील्ड में जाता है कि मुझे भी अभी इस PSL में एक आध ऑफर हुई कि जी आप एज अ कोचिंग किसी जगह पर ज्वाइन कर लें, बट मैंने इसलिए मना किया क्योंकि आप 2 गलतियां कर रहे हैं। आप किसी और कोच की जगह मार रहे हैं जो इस सिस्टम के थ्रू आ रहा है, ठीक है, और आप एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो आपने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म नहीं करनी, तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया।
सो उसके बाद अलग बातें के कमेंट्री से भी इस दफा मौका नहीं मिला, और बट क्लिप्स बहुत वायरल हो गए हाँ ना, वो मेरा ज़्यादा ख्याल। वायरल हो गए थे। बट मेरा कहने का ये मकसद है कि मैं इस पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आप एक सिम्त में रहें और ताकि आप उसी के अंदर मेहनत करते रहें और फिर उसी में आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे काम भी करें। I think that's great. So, best of luck to Pakistan women's cricket team, for the ODI World Cup, and we want them, to kind of focus and bring back the World Cup as well. But now let's come down towards Pakistan Super League's 10th edition, which is underway. From Pindi to Karachi, from Karachi to Multan, Pakistan Super League is everywhere. People are actually excited about it. लेकिन जहाँ पे हमने सिलसिला छोड़ा था, जरा उसी सिलसिले को कंटिन्यू करूंगा। 8वें मैच में छोड़ा था कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसके हवाले से हमने बात भी की थी। कराची किंग्स वन बाय 56 रन। देन 9वें में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होते हैं, पेशावर ज़ल्मी फिर जीत जाता है। उसके बाद सांबा यूनाइटेड कराची किंग्स का मुकाबला होता है, सांबा यूनाइटेड जीत जाते हैं 6 विकेटों से। सांबा यूनाइटेड बाय द वे इज ऑन अ 10 मैच विनिंग स्ट्रीक। कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स वन बाय 2 विकेट्स। मुल्तान सुल्तान लाहौर के अंदर जो मुल्तान की लेग आती है, तो मुल्तान सुल्तान पहले मैच में बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, अगेंस्ट ऑड्स जाके वो पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं और उसके बाद एक ऐसा टोटल डालते हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। उसी बिना पे ऐसा लगा कि मुल्तान सुल्तान 13वें गेम के लिए भी फेवरेट होंगे, लेकिन वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको कहा कि आइए हम आपको यहां पर भी हार का मजा चखाते हैं। जी वाजिद भाई, फ्रॉम 8th गेम टिल द 13th, हाउ डू यू सी हाउ पाकिस्तान सुपर लीग हैज बीन अनफोल्डिंग? क्योंकि बहुत लंबा पर्चा नहीं है पहले आखिरी लेटेस्ट दो कर लेते हैं। देखिए, मुल्तान सुल्तान को तो प्रॉब्लम हो रही है, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक जो ये मैच जीते हैं वो बैटिंग की बलबूते पे जीते हैं, इतने रन ही इतने कर दिए थे कि वो सेफ हो गए थे। हालांकि लाहौर कलंदर्स ने बुरी बैटिंग नहीं की, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा हो गया तो पहुंच नहीं सके। बॉलिंग में बहुत बड़ा मसला है, इन्होंने अपने ड्राफ्ट में बहुत ज़्यादा बॉलर्स अपने ऑफलोड किए, रिटेन कोई भी नहीं किया, तो उस वजह से अभी तक बॉलिंग इनकी संभल ही नहीं रही। इनको पावर प्ले, पहले पावर प्ले में भी प्रॉब्लम है और आखिरी 5 ओवर में भी प्रॉब्लम है, तो वो अब कहाँ से कवर होगा। मतलब वो कह तो रहे हैं कि हम होम पे आके हम जीतेंगे, एक एडवांटेज है होम पे खेलने का, लेकिन एडवांटेज के लिए आपको वो बॉलर्स भी चाहिए। इनकी बॉलिंग अभी तक वीकेस्ट लग रही है इस पूरे HBL PSL में, तो उसको कवर करना ऑलमोस्ट अभी तक तो इम्पॉसिबल ही लग रहे हैं। पॉसिबल तब ही है कि आप 220-240 रन करें, क्वेश्चन दें। तो अगर आप पिछले मैच में देखें, इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप खिलाफ खेल रहे हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त ऐसे है जैसे ग्रुप स्टेजेस में साउथ अफ्रीका होती है ना, वैसे है। उसको उनके पास कोई भी नहीं आ रहा और कंप्लीट टीम है। ये आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल एक आप PSL छोड़ के उसके अलावा हर दफ़ा इनकी टीम, ये प्लेऑफ्स में तो थोड़ा लक भी होता है, थोड़ा सा फ्लूक भी लग जाता है, वो एक आधा मैच है, लेकिन ग्रुप स्टेजेस में अगर आप देखें तो ये हमेशा इन्होंने डोमिनेट किया है। तो अगर उस टीम को आपने हराना था तो फिर आपको हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अगर उसके अलावा आप लो रिस्क खेलेंगे तो आप मैच वैसे ही हार गए। तो जब आप टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, तो अगर आपका 11 ओवर में 1 आउट है तो उस वक्त आपका स्कोर भी फिर 10-11 की एवरेज से होना चाहिए, और आप टोटल आप जब एंड करें तो वो 200-220 तक हो, ताकि आप गेम में रहें। कंसिडरिंग के फैक्ट, एक कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेल रहे हैं, दूसरा कि आपकी बॉलिंग आपका वीक लिंक है। जब अगर आप एंड के ओवर देखें तो एक स्टेज पे तो 90 for 1 थे, उसके बाद एक स्टेज पे तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये 150 पे ही मतलब पूरा हो जाएगा, तो एंड में थोड़ी सी हिटें लगी। लेकिन जो अप्रोच, जो मतलब आपने रिस्क ली नहीं, अप्रोच ये थी कि हम विकेटें बचा लें, बाद में कोशिश करेंगे, उस तरह से आपने मैच जीतना नहीं था। उस तरह से बहुत ही मतलब कोई सेंसेशनल कोई चीज़ हो जाती तो आप मैच जीते। तो शायद अभी तक ज़ाहिर है वो कंफ्यूज्ड हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथ नहीं है बॉलिंग, लेकिन अगर इस मतलब आप कुछ नहीं हो सकता ना, आप तो ड्राफ्ट भी हो गया सब, आपके पास बैकअप में भी कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ नहीं है, तो फिर आप एक ही तरीके से मैच जीत सकते हो, आपकी बैटिंग। और बैटिंग ने आपको फिर मतलब अगर पार स्कोर 200 है तो 210 नहीं 220-25 करके देना। एग्जैक्टली। और जहाँ पार स्कोर की बात की जाती है, मेरे ख्याल है इन 2 गेम से कबल शायद एवरेज स्कोर मुल्तान में 170 या 180 रन ही थे। और जहाँ पे भी बाजी भाई ने बात की है, पहला मैच जो वो मुल्तान में जीते ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्कोर बोर्ड, क्योंकि स्कोर वो ज्यादा करके इस वजह से दूसरी टीम को मौका नहीं मिला। बट अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड
हम यासिर के इंटेंट की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि उन्होंने यासिर को मौका दिया, यासिर को लेकर आते हैं, पहला मैच उन्होंने जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया। जब हम दूसरे मैच में आते हैं तो ऐसा लगा नहीं कि क्या उन्होंने पिच नहीं सही रीड की, या आपको लगा कि शायद पिच थोड़ा स्लो था या डिफरेंट था, बल्लेबाजी नहीं। और रिजवान और बाबर के हवाले से हमेशा जो बात होती है कि ये स्लो खुलते हैं T20 में, ये बात शायद वाज़ेह हो रही है। पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट था पिच, और लेकिन आपने देखा कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम जो कंप्लीट टीम की बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द पिच बॉलिंग जरूर करते हैं। देख कटर्स ज्यादा किए, वो जेसन होल्डर ने स्लोअर बाउंसर पे ही रखा, बॉल बल्ले पे आया ही नहीं। बट जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी हो, मैं तो यासिर फिर भी अच्छा खेला है, लेकिन अगर आपका कप्तान और रन बॉल भी नहीं था 36 ऑफ 37 डिलीवरीज, अगर आपका वो कप्तान जिसने टॉस जीत के बैटिंग की है और रन्स बनाने, और एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि बहुत ही उनकी बैटिंग लाइन तो बहुत ही ताबड़तोड़ है, तो वो उनके खिलाफ अगर आप ऐसे खेलोगे तो आप अपने आप को पहले ही आपने मतलब बैकफुट पे किया हुआ है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम का हल ये नहीं है, प्रॉब्लम का हल सेफ क्रिकेट नहीं है। अब आप अगर फर्ज करें आप अगर ये 100 कोशिश करते और 15 ओवर में 120 में आउट, मैच तो हार ही जाना था ना। अगर जिस तरह ये खेले हैं पूरे ओवर खेल के फिर भी मैच आराम से ही हार गए, तो फिर हाई रिस्क आपको जल्दी शुरू करनी है ना, जल्दी हाई रिस्क करनी है। जिस तरह पहले मैच में इन्होंने पावर प्ले में 80 रन कर दिए थे, वो ही एक मैच साइड पे हो गया था ना। तो आपने कोशिश फिर पहले से करनी है, आप ये नहीं कर सकते इतनी बॉल्स कंज्यूम कर लें, मतलब अंडर रनर बॉल करें और आपको पता है कि आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, तो इस तरह तो मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल है बाजी भाई ने साथ सोल्यूशन भी दे दिया। मैं जरा सना की तरफ बढ़ता हूँ। सना, आप खुद जो है वो स्किपर के शूज में रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बखूबी निभाई है। How essential and important it is for a skipper herself or himself to get the game going right from the word go. बिल्कुल, आई थिंक मैं बार बार जिक्र फातिमा सना का करती हूँ कि उसकी कप्तानी मुझे पसंद ही इसलिए कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करती है। जो बाजिद भाई बात करें कि जब आपने टॉस जीत के बैटिंग ली है, तो पिछले मैच के डिफरेंस और इस मैच के डिफरेंस में सिर्फ मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स का फ़र्क था। यासिर खान ने अभी भी वैसे ही स्टार्ट किया, ठीक है उस मैच में वो 100 करने में कामयाब हो गए, लेकिन उनका अभी भी स्टार्ट ऑलमोस्ट 170 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। सिर्फ आई एम श्योर कि मोहम्मद रिजवान कोशिश भी कर रहे थे, सब कुछ था, बट वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो जो एक आपका तकरीबन 8 से लेके 11वें ओवर का या 7 से लेके 11वें ओवर वाला जो मिडिल ओवर्स थे, वहाँ से मैच उनके हाथ से निकल गया। बिकॉज इस्लामाबाद की टीम ऐसी नहीं जो आप 200 से कम पे उनको कोई परेशान भी करेंगे, 200 भी सेफ नहीं है उनके अगेंस्ट। आप 225 230 करते हैं तो लगता है कि आप उनको जरा पसीना निकलवाएंगे आप उनका, बट अदरवाइज आई थिंक मेन जो डिफरेंस था वो मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स का था। उसके बाद नीचे उस्मान को देखिए, उन्होंने फिर अच्छा आगे खेला है, थोड़े से ज्यादा बॉल्स कामरान गुलाम को अगर देखें तो उन्होंने भी 200 पे स्ट्राइक रेट किया। लेकिन जब तक खास तौर पे आपकी जो पिक्स हैं, जैसे बाजिद भाई ने भी बात की है, जब आप अपनी कोर, हम बार बार कोर की बात करते हैं, आप कोर को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। आप मेन अगर लास्ट टाइम देखें, मुल्तान जीता ही अपनी बॉलिंग की वजह से था। अब्बास अफरीदी की 5 विकेटें, मोहम्मद अली बार बार आउट करता था, आपने दोनों को निकाल दिया। और उसके बाद अब आपकी टीम की कॉम्बिनेशन ऐसी है कि दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं T20 के, इफ्तिखार हों या ब्रेसवेल हों, पर आप 2 ऑफ स्पिनर से कितने ओवर का, कल भी परसों भी 4 ओवर टोटल उन्होंने करवाए हैं, तो उसकी वजह से उनका एक कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, जिसकी वजह से अब वो ना बॉलिंग में पूरे पड़ रहे हैं और ना बैटिंग में पूरे पड़ रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट तो है मुल्तान के लिए यहाँ से कम बैक करना, इम्पॉसिबल नहीं है, बट जो ऊपर की इंटेंट है उसको उसी से तरीके से ये लोग जीत सकते हैं जो पिछले मैच में थी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर समिंग इट अप सो ब्यूटीफुली वेल एज वेल। हम जरा एक छोटे से वक्फे पे बढ़ना चाहते हैं, जब वक्फे के बाद वापस आएंगे मैं जरा इसके ऊपर जरूर बात करना चाहता हूँ कि अगर हम उनके डग आउट में देखते हैं या उनके ड्रेसिंग रूम में देखते हैं तो बड़े काबिल नाम मौजूद है मुल्तान सुल्तान के पास। इज इट द इंटरफेरेंस फ्रॉम अप टॉप, जिनको शायद हो सकता है क्रिकेट का ना पता हो, बट और इज इट द पीपल हु हैवंट रियली पिक्ड द गाइज दैट दे वांटेड विद इन द ड्राफ्ट एज वेल, नंबर 1। और क्या मुल्तान सुल्तान को पावर प्ले की बॉलिंग में चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना, जरा इसी के साथ वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, यू ट्यून इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद हैं बाजिद खान एंड मिस सना मीर, एंड अर्लियर वी हैड लेंथी कॉन्वर्सेशन अबाउट फ्रॉम गेम नंबर 8 टिल मैच नंबर 13। अब हम आज के मैच के हवाले से बात करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी द एक्शन इज गोइंग टू मूव फ्रॉम
Multan to Lahore, where it's going to be Lahore Qalandar versus Peshawar Zalmi coming together. Unfortunately, Multan को जो issues नज़र आ रहे हैं या हमें लगता है कि यार ये मसलों पे इनको काम करना चाहिए, वो पेशावर ज़ल्मी में भी शायद उस तरह के कुछ सिमिलर इश्यूज हैं। सबसे पहले ज़रा बाजू भाई की तरफ बढ़ता हो। बाजू भाई, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर इन देयर होम ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम। डू यू थिंक कि मुल्तान सुल्तान ने जैसी पहली ओपनिंग दी अपने होम ग्राउंड की, लाहौर कलंदर की भी शायद यहाँ ओपनिंग हो जाए? देखिए, लाहौर कलंदर्स ना, ये पिछले मैच से पहले ऐसे लग रहा था कि ये अब टीम अब उठना शुरू हो गई है। मैंने एक प्रेजेंटेशन में शायद मैंने शाहीन को कहा था कि लाहौर कलंदर्स ना डीजल इंजन है, थोड़ा टाइम लगता था। नहीं, F-16 है। मुझे लगता है कि डीजल इंजन ही है। अब डीजल इंजन के साथ ये हुआ कि पिछले मैच के बाद एक हफ्ते का गैप आ गया। अब T20 टूर्नामेंट में अगर एक हफ्ते का गैप आए तो उसका इफेक्ट ज़रूर होता है, ये आप माने ना माने। तो जब वो बॉलिंग करने आए, आपको उनकी पहली इनिंग्स मुल्तान के खिलाफ जब वो बॉलिंग करने आए तो पहले 4-5 ओवर तो वो संभले ही नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे सुकून में खेल रहे थे। वो जो इन्होंने एक रिदम सा पकड़ा था और एक वो कॉम्बिनेशन सी सेट हुई थी, वो सब वॉश हो गया क्योंकि इतना लंबा गैप आ गया। एक टूर्नामेंट जिसमें आपने एक महीने में अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो 10 और 12 मैच खेलने हैं, उस टूर्नामेंट के दौरान अगर एक हफ्ते का गैप आ जाए ना तो मसला ज़रूर है। तो शायद वो मसला आपको नज़र आया है। लेकिन मुझे लाहौर कलंदर्स की जो इस दफ़ा की जो टीम की कॉम्बिनेशन है उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि उनके पास अब स्पिनर भी आ गया है। सिर्फ एक इशू है कि वो सिकंदर रजा को अभी तक सही यूटिलाइज नहीं करते, ना उसको बॉलिंग देते हैं पूरी, ना उसको बैटिंग देते हैं पूरी, उसको नीचे भेज रहे हैं। और जिस पाए का वो प्लेयर है वो फिनिश कर सकता है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे सही। अगर उसको वो यूटिलाइज सही करें तो शायद इनकी परफॉर्मेंसेस और बेहतर हो जाएं। बाकी आई थिंक इस दफ़ा उनके जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर है एक आधे मैच में तो ऐसे होगा कि आपकी बॉलिंग ना चलेगी, लेकिन आप ओवरऑल अगर उनकी कॉम्बिनेशन देखें तो भी बिल्कुल सही है। और आई थिंक कि मुझे ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद जो टीम है वो लाहौर कलंदर्स ही है। लेकिन है तो कलंदरी, तो कुछ भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो एक बहुत अच्छी टीम है। थोड़ा सा मतलब ट्यून अप, थोड़ा सा आई थिंक इवन कैप्टनसी में और इवन जो यूटिलाइजेशन है उसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत है। बाकी इंग्रेडिएंट्स उनके पास आ रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्ट। मैं जरा इससे पहले कि सना की तरफ जाऊं, सना से ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी सेंट्रिक मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आसिफ अफरीदी अनसंग हीरो फॉर लाहौर कलंदर्स? बिल्कुल। उसके बारे में देखिए, नई गेंद भी उसको दे रहे हैं, नई गेंद से भी आपको रन रोक के दे रहे हैं। हम वो रिशाद की बात करें ना कि लेग स्पिनर आया राशिद खान की जगह, तो वो बैलेंस चाहिए। आसिफ अफरीदी से बैलेंस और भी सही हो गया। आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहा है पावर प्ले में। जब वो पावर प्ले में बॉल करता है तो इसका मतलब यह है कि हारिस रऊफ पावर प्ले के बाद है। पावर प्ले के बाद आना हारिस रऊफ का कंफर्ट जोन है। फिर आपके पास ऑप्शन बढ़ जाती है हारिस रऊफ को किधर यूज़ करना है, और ऑल्सो कि अगर आप जमान खान को खिला रहे हैं तो उसको भी आप डेथ ओवर्स के लिए भी बचा सकते हैं। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और आसिफ अफरीदी पावर प्ले में हिट नहीं खा रहा, वो बहुत बड़ा प्लस है आपके लिए, बहुत बड़ा प्लस है लाहौर कलंदर्स के लिए। अभी भी पिछले मैच में भी सबसे अच्छी बॉलिंग उसी ने की। तो वो कॉम्बिनेशन, बॉलिंग यूनिट की जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें ऑप्शंस ऐसे, एक तो बॉलिंग की ऑप्शन है, प्लस आप ओवर्स आपके अपने बॉलर्स की डिफरेंट जगह करा सकते हैं, क्योंकि उसने वो पावर प्ले काबू किया। आपको मिल जाती है। आई थिंक वेरी ब्यूटीफुली समड अप एज वेल। मैं जरा सना की तरफ बढ़ता हूँ। सना, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से अगर बात करते हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर के हवाले से सिकंदर को सही जगह नहीं खिला रहे, और आसिफ अफरीदी अब उनको कुशन देता है, जहाँ पे हारिस को लेटर उनके कंफर्ट जोन में भी लेकर आया जा सकता है। उनके पास और ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, ओवर्स की यूटिलिटी भी सिकंदर रजा से वो पूरी नहीं करा रहे। इस तरह आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी में शायद मिच ओवन ऊपर आ सकते हैं, या आपको लगता है कि शायद कोई नंबर्स अगर चेंज किए जाए? अली रजा ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ खिलाड़ियों के नंबर्स ऊपर नीचे किए जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या अगर बाबर से नहीं खेला जा रहा तो कोई नंबर चेंज करके देख लें, किसी और से ओपन करा के देख लें? देखिए, आई थिंक ये प्रॉब्लम है पेशावर ज़ल्मी की भी, आउट ऑफ सॉर्ट्स एट टाइम्स वो लगते हैं और बड़े क्रूशल मोमेंट्स पे लगते हैं। जैसे पिछले मैच में अगर आप देखें तो हुसैन तलत की जो यूटिलाइजेशन इन्होंने की है, मुझे लगता है किसी प्लेयर को हम अंडर यूटिलाइज करते हैं, किसी को ओवर यूटिलाइज करते हैं। तो जिस वक्त इन्होंने बैटिंग पे हुसैन तलत को भेजा, मेरे ख्याल से उस वक्त भी मिच ओवन को ऊपर भेजा जा सकता था, अब्दुल समद को भेजा जा सकता था। इसी तरह जो आखिरी ओवर था, जब हुसैन तलत, देखें आपके पास दोनों लोकल प्लेयर खड़े हैं क्रीज के ऊपर जिन्होंने खेलना है आपको, जो इनका एक मैच लास्ट बॉल तक गया था, लास्ट ओवर तक गया था। इनके पास मिच ओवन का ओवर था जिसने पिछले मैच में एक पूरा ओवर किए बगैर ही 2 आउट किए हुए थे, तो उनको बॉलिंग दे सकते थे ये।
और इसी तरह बैटिंग में भी वो उनको ऊपर ला सकते हैं। बिल्कुल। अब्दुल समद की इंक्लूजन बहुत अच्छी है, आरिफ याकूब की इंक्लूजन बहुत अच्छी है, वो मिसिंग लिंक्स ज़रूर थे पेशावर की। तो अब अली रज़ा के फॉर्म में आने की वजह से और इन दोनों का बैटिंग और बॉलिंग में आने से थोड़ा इनका कॉम्बिनेशन सेट हो गया। जैसे बादल भाई कहे थे कि पिछले मैच में लाहौर का लग रहा था कि वो वापस आ गए हैं, तो पेशावर का भी एक आध ग्लिम्स नजर आया कि अच्छा ये फॉर्मेशन रखेंगे टीम की तो ये थ्रेटन कर सकते हैं दूसरी टीम्स को। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो साइम और बाबर दोनों इकट्ठे परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इनमें से किसी एक का डेफिनेटली परफॉर्म करना, साथ मोहम्मद हारिस बड़ी अच्छी फॉर्म में, वो इसी तरह कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर आपके पास एक टीकेसी की भी परफॉर्मेंस लग गई है, अब्दुल समद भी है, तो बैटिंग इनके पास भी ठीक है, बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं है, पर क्रूशल मोमेंट्स पे जो फैसले हैं, हुसैन दल्लत की यूटिलाइजेशन जो उस मैच में हुई है, पूरा मैच आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आई थिंक आपने वो दे दिया, अदरवाइज पूरा मैच बड़ा अच्छा खेले हैं। तो आई थिंक ये चीजें बेहतर की जा सकती। एग्जैक्टली। मैं वापस मुझे 2-3 इश्यूज हैं मुझे इसमें। मिच ओवेन जो है बेसिकली ओपनर हैं, इनके जो 2 T20 में 100 हैं वो ओपन पे हैं, बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, नीचे भी आके वो हिटें लगा रहे हैं, लेकिन आप उसको मिडिल ऑर्डर में तो खिला रहे हो, लेकिन वो जो उसकी क्वालिटी है वो आप जाया कर रहे हो। ये फिर आप ड्राफ्ट पे चले जाते हो कि पिक गलत थी कि अगर आपके पास ओपनर्स थे तो फिर आपने एक ओपनर ही क्यों सिलेक्ट किया। प्लस मुझे ये लगता है कि ठीक है साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करता है, हुसैन तलत, लेकिन ये आपके गो टू नहीं है, 5th बॉलर नहीं हो सकते। ये दोनों आपके 6th बॉलर हो सकते हैं, 5th बॉलर नहीं हो सकते, तो वहां पे भी इशू है। ठीक है। प्लस मैं थोड़ा सा बायस्ड ओपिनियन है, थोड़ा ये गलत सा ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो डिजर्व करता है खेलना, लेकिन सुफियान मुकीम का कहीं ना कहीं इनको खिलाना बनता है कहीं पे। आई डोंट नो कैसे वो खिलाएंगे, लेकिन उसका जो 5th बॉलर का मसला है वो सुफियान मुकीम हो सकता है। अगर आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर्स हों मिडिल में, और अब जो हमने जितनी भी ये देखी है HPL PSL भी वैसे भी T20 क्रिकेट में, अब वो है कि आपने मिडिल ओवर्स में विकेटें लेनी ही लेनी है। सुफियान मुकीम ने आप 1-2 मैच खिलाते हो, उसके बाद आप उसको खिलाते नहीं हो, वो आपका विकेट टेकिंग बॉलर है। और एकदम अभी HPL PSL शुरू होने से पहले सारे यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक ही बॉलर है सुफियान मुकीम। अब HPL PSL शुरू हुआ है, 2 मैचों के बाद उसको खिला नहीं रहे। और आई थिंक रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर T20 क्रिकेट में वो बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम भी इनको इसी 5th बॉलर की। आपके ख्याल में किसको बिठा के जगह बनाई जा सकती है? मुल्तान में शायद कर सकते थे अगर एक फास्ट बॉलर को बिठा के स्पिनर और ऐड कर लेते हैं। अलजारी भी बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है अभी तक, बट अब लाहौर की पिच पे किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए, या तो आप मतलब बैटिंग में आप 5 बॉलर खिलाते हैं या आप बैटिंग लंबी करते हैं ना, तो बैटिंग लंबी करने से अभी तक उनको एक मैच में फ़ायदा हुआ है, बॉलिंग का प्रॉब्लम उनको आ रहा है, तो वो 5 बॉलर आपने पूरे करने हैं। अब वहाँ पे अब सारा कुछ मैं ही बताऊंगा, तो बताएं कुछ, तो वहाँ से मैंने बता दिया आपको। देखिए बता रहे आप बता ही नहीं रहे, आप कह रहे खिलाओ, किसकी जगह खिलाओ ये भी तो बताए कि यार ये बैठ सकता है, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर भी और मिडिल ऑर्डर पेशावर ज़ल्मी का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या मतलब अगर हम जो एक मैच जिसकी आप बात करते हैं कि वो जीता है, तो वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की वजह से जीता है, तो ऊपर ही कोई गुंजाइश बनती है जहाँ साइम और बाबर है, और उसके अलावा कहीं गुंजाइश नहीं। मिडिल में भी है, हुसैन तलत की भी ऑप्शन है, आप क्या किसके को बिठाएंगे, ओपनर को या मिडिल ऑर्डर को? ओपनर को, मिच ओवन को आप ओपन कराएं, बिल्कुल, बीच में स्पिनर आता है फिर। मिच ओवन बहुत ही डेंजरस, साइम बैठ रहा है, मिच ओवन बहुत ही डेंजरस। ले रहे यार, नाम ले दे आपके यार। मैं पेशावर ज़ल्मी का कोच हूँ भाई, देखो सारे बड़े प्लेयर बाहर नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते। थैंक यू सो मच। अगर आपने टीम कॉम्बिनेशन बनानी है और टीम जितानी है, तो फिर आपने आइडेंटिफाई किया है कि मिच ओवन आपका सबसे पावरफुल हिटर है, मैच चेंजर है। तो मैच चेंजर जो कि ओपन में उसका रिकॉर्ड भी ये है, उसके मेरे ख्याल T20 क्रिकेट में 50 नहीं है, 2 सेंचुरियां ही हैं, और वो सेंचुरियां कहाँ है? ओपन पे। और आप उसको नंबर 6 खिला रहे हो, इससे आप एक तो बैलेंस खराब हो रहा है, ऊपर से आप बॉलर जाया हो रहा है ना, वो नीचे खेल रहा है, तो आप बैटिंग लंबी कर रहे हो। और बैटिंग लंबी करने की वजह भी यही नजर आती है कि अगर बाबर और साइम नहीं परफॉर्म करते तो नीचे से चलो कोई रन भी कर देगा। मेरा ख्याल है दे नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फियर। लेकिन कप्तान नहीं ड्रॉप होता, कप्तान अगर आप ड्रॉप करते हैं ना तो टीम बिल्कुल ही ड्रॉप तो ना करे, लेकिन रेस्ट भी, कप्तान अगर ड्रॉप होता है किसी भी मतलब
परफॉर्म कर रहा हो ना कर रहा हो, जिस भी टूर्नामेंट में या किसी भी सीरीज में अगर कप्तान ड्रॉप होता है ना, उससे बहुत टीम पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। True. तो आपको फिर सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अब साइम को आप जाहिर है साइम को आप ड्रॉप करेंगे तो लोग कहेंगे यार साइम को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन साइम को ड्रॉप करके आप मैच जीतते हैं तो फिर लोग भूल जाते हैं। इसीलिए जिस तरह आप सुफियान मुकीम 2-4 मैच नहीं खेला तो लोग भूल गए हैं। Exactly. बट उसका होना मुझे लगता है कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ओवर्स में टीम मैच जीतती है। हम बात करते हैं टॉप अब मैं बाजिद भाई के साथ असिस्टेंट कोच होती ना, पेशावर की ये हेड कोच होते हैं और मैं असिस्टेंट कोच होती हूँ। एक बात कह रही हूँ, तो मैं आपको कन्विंस करती कि आप उन दोनों को खिलाई रखें हमारे टॉप ऑर्डर पे। आप हुसैन तलत की जगह बैटिंग बॉलिंग में भी मिच ओवन को यूज कर सकते हैं और बैटिंग में भी एक दो नंबर ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, हुसैन तलत की जगह मिच ओवन खेलता तो मिच ओवन फिर भी 4 पे आ रहा है ना, 5 पे आ रहा है, तो उसकी बैटिंग तो यूटिलाइज नहीं हो रही। 4 पे आएगी बारी, शाहीन बॉलिंग कर रहा है, ऊपर से जल्दी आउट भी तो करेंगे ऐसे तो। जल्दी 3 पे हारिस आता है, 4 पे टीकेसी आता है, 5 पे फिर भी वो 5 पे आ रहा है। बड़े बॉल हैं 5 पे भी यार, वो तो साइम और शाहीन तो देख, वो बात आपकी ठीक है, ओपनर है उसके। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप साइम को ड्रॉप करते फॉर एग्जांपल और हम टीम ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको ग्लिम्स दिखा रही हूं जब टीम बनती थी। डिस्कशन कर आप रहने दें। हां बताएं। चले जी। जब आप साइम को बिठाते हैं, आप ज्यादा बड़ा मैच विनर बिठा रहे हैं एज कंपेयर टू अगर आप हुसैन को बिठाते हैं इस फॉर्म में। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन नंबर्स देखें ना। तो उसी की बात कर रही हूं उसमें। अच्छा हुसैन तलत को ड्रॉप करके मिच ओवन को ओपन कराएंगे? नहीं, वो 4-5 नंबर पे खेले, 5 नंबर पे जाया ना। अच्छा चले जी, मैं मेरे ख्याल इसको सम अप कर देते हैं। हालांकि आपने मुझे बाहर बिठाया था, लेकिन मैं नहीं आप ना सब असिस्टेंट का भी असिस्टेंट कोच होता है। आप बाहर बिठाए ना, आप मैनेजर है, आप मैनेजर है, आपका वोट है। आप वो हैं डेटा एनालिस्ट, वो जो आओ कमरे से बाहर चला जाता है तो जब हमें जब जरूरत होती है ना तो हम बुलाते हैं, आओ यार बता दो ये डेटा बता दो। जो डाटा लेकर आया वो भी सुन लो। वो ये कहता है कि यार जब आपने 220 प्लस स्कोर किया इसी टीम के कॉम्बिनेशन के साथ किया था, आप सिर्फ अंदर नंबर्स चेंज कर लें, ऊपर नीचे कर लें, मिच ओवन को साइम के साथ कर दे, बाबर थोड़ा नीचे आ जाए, ये तो हो ही सकता है ना, या ये भी नहीं हो सकता? हारिस भी नीचे हो जाएगा यार। बाबर से आपने ऊपर भी, हमने तो देखा है बाबर को ऊपर नीचे होते हुए, हारिस भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट टू गिव इट अ चांस मेरा ख्याल है। लेकिन जो अग्री नहीं कर रहे बाजी भाई, तो मेरा ख्याल है कि असिस्टेंट से असिस्टेंट कोच की बात इनको समझ में नहीं लगी। बट मैं चाहता हूं कि अब हम, लेकिन हल क्या निकला? आप ये कहते हैं कि जी बैठना चाहिए किसी एक को, साइम उसमें नजर आता है कप्तान नहीं बैठ सकता। मिच ओवन को ओपन कराना जी, जब वो ओपन जाएगा तो नीचे एक जगह खुलेगी जहां आपने सुफियान को खिलाना। ठीक है, तो ठीक है, आप सुफियान आ जाएगा। लेकिन आपका कहना है कि, मेरा कहना है कि आप हुसैन तलत को बिठाएं। उसकी रीजन ये है कि आप 20-30 रन्स का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा कि पेशावर बहुत ही ज्यादा बैट नहीं खेल सकता इस बैटिंग ऑर्डर के साथ, तो उसके लिए आप अगर मिच ओवन का नंबर एक नंबर भी ऊपर करते हैं तो वो आप 20-30 रन ऐड कर सकते हैं फॉर द होल कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम। तो मैं हुसैन तलत को बिठा के एक स्पिनर ऐड। एग्जैक्टली, वेल दैट्स टू ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस गिवन ऑन गेम ऑन है। और हम इसी के साथ एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आते हैं तो लाहौर इन लाहौर, are they going to be formidable? Is it going to be challenging for Peshawar Zalmi? Peshawar Zalmi already at the rock bottom. Will they emerge victorious from here onwards? I mean, can't say anything as of now, but looks very challenging. We're going for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on. All right, ladies and gentlemen, welcome back. We are a couple of hours away for the contest which is going to take place in Lahore today, where it's going to be Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi locking their horns. Peshawar Zalmi already at the rock bottom. We've got rather three advices that have been on air from PTV Sports. Game on air, which we hope that is going to help Peshawar Zalmi. But let's move on towards Lahore Qalandar. We've spoken about Sikandar Raza's utility and how Lahore really needs to be wise with their selection. साथ एक बॉलर से वो तकरीबन बॉलिंग करवाते हैं, जहाँ यूटिलिटी करनी होती है वो भी यूटिलाइज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। टॉप ऑफ द ऑर्डर फ़खर जमान अगर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैच लाहौर कलंदर के हक में ही चला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं परफॉर्म करते तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आता है। जो उनके स्किपर हैं वो ये कहते हैं कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाहौर कलंदर की डायरेक्शन का है। लेकिन बाजिद भाई ने अभी जो इससे पहले गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं और लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो एक ऐसी टीम नज़र आती है जो कि डीजल इंजन है, पिकअप करेगा और ऑन पेपर भी स्ट्रेंथ उनकी ठीक लगती है। मैं ज़रा अब बढ़ना चाहता हूँ मिस सना की तरफ। सो मैडम सना, आप प्लीज़ हमें ज़रूर हाईलाइट करें वो इश्यूज़ जिनको अभी लाहौर कलंदर्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आई थिंक एक तो यही है कि सिकंदर रज़ा की ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि पिछले सीज़न में भी यूटिलाइजेशन इसी तरह की रही थी कि बिल्कुल लोअर ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बारी मिल रही है और बॉलिंग को उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे।
जबकि ही गॉट सो मच एक्सपीरियंस वहाँ पर। और आई थिंक ओवरऑल अब्दुल्ला शफीक जो जिस तरह का परफॉर्म करें वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है लाहौर कलंदर्स के लिए। मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग शुरू की है, पिछले मैच में ऑब्वियसली जल्दी आउट हुए, बट अदरवाइज़ वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे लाहौर कलंदर्स का नज़र आता है। और अब जमान भी टीम में वापस नज़र आना शुरू हो गया। शाहीन की टॉप ऑफ द बॉलिंग जो परफॉर्मेंस आ गई है वापस, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले मैच में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई, बट जनरली बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं या नहीं, बैटर्स विकेट दे के जा रहे हैं? पिछले 2 मैचेस में आई थिंक उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, क्रेडिट देना होगा जहां पर बनता है। बट ओवरऑल जैसे वाजिद भाई ने भी बात की कि ओवरऑल इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, बस यूटिलाइजेशन इनकी बेहतर होने वाली है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लाहौर की टीम पिछला मैच भी इतना बुरा नहीं खेली, बस 20-25 रन थोड़े एंड पे एक्स्ट्रा आपने देखा। शुरू के खासतौर पे पावर प्ले में इनको ज़्यादा रन्स पड़ गए। आसिफ अफरीदी के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा इनको, लेग स्पिनर रिशाद हुसैन, तो दे हैव अ कंप्लीट बॉलिंग यूनिट और बैटिंग भी इनकी काफ़ी डीप जाती है। डेविड वीसा अभी बहुत ज़्यादा उनको भी मौका नहीं मिला, तो आई थिंक इनके पास बेंच पे भी लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको ये खिला के मज़ीद टीम को तगड़ा कर सकते हैं। तो ऑप्शंस इनके पास बहुत हैं, तो आई थिंक बस अपनी यूटिलाइजेशन को बेहतर करना। और जहां मैंने टॉप ऑफ द ऑर्डर फखर की बात की, मैं नईम के हवाले से जरा बाजी भाई से जरूर पूछना चाहता हूं। ऐसा लगता तो है कि उनकी टेक्निक बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जिसका लाहौर कलंदर्स एडवांटेज ले सके। देखिए 10 सीज़न हो गए हैं लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर्स अपने आप की जो ये पीटीपी प्रोग्राम है उस पर बहुत फोकस करते हैं, उस पर ज़रूर एक हर सीज़न एक लड़के को वो ज़रूर लेके आते हैं और उसको पूरा मौका देते हैं, तो वो उनका एक प्राइड है। उस पर मतलब डिबेट हो सकती है कि जी ये इसकी जगह नहीं बनती या इसको रिप्लेस करना चाहिए। हर सीज़न मतलब आप निकाल के देख लें, हर सीज़न ये एक आधा प्लेयर उस पर हाथ रखा होता है। एक इनका बॉलर होता था जो एनके पहनता था, वो भी बड़ा हारिस रऊफ तो दानियाल नहीं एक और बॉलर था जो एनके लाडी उसको कहते थे, बड़ा सही बॉलर था वो। हर सीज़न एक आधा मतलब सोहेल अख्तर तो खैर खेलते, उसको भी इन्होंने कप्तान बनाया। तो वो जो इनका प्रोजेक्ट है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है, उसको आप अलहदा नहीं कर सकते। तो आप नईम का अगर आप कहेंगे कि नहीं यार परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो पीडीपी से आया है, ठीक है, वो उसको मेरे ख्याल नबीबिया भेजा था, तो उस पर वो प्राइड करते हैं। तो वो टूर्नामेंट असाइड वो कहते हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये भी टूर्नामेंट और हमारे कलंदर्स का एक हिस्सा है। तो हम इधर बैठ के कह सकते हैं कि नहीं यार शायद प्रॉब्लम है टॉप ऑफ द ऑर्डर, बट मुझे 100% यकीन है जब हम उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे जी वो ठीक है हमारा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया है और इसको हम बैक करेंगे और हर साल हम प्लेयर लाते रहेंगे और उनको हम बैक करते रहेंगे। वो एक और भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानते हैं? बीडीपी, वो सुना है आपने? बशीरा डेवलपमेंट प्रोग्राम। नहीं वो तो डेवलप हो चुका है, वो डेवलपमेंट से वो तो डेवलप हो गया। बट ज़ोएब, यू नो, आई थिंक दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। लाहौर इन लाहौर कंडीशंस, जैसे हमने मुल्तान में जो पहली फ्रेश पिच देखी, मुल्तान ने उसका बड़ा अच्छा एडवांटेज लिया, क्या लाहौर आज एडवांटेज ले सकेगा होम कंडीशंस का? देखिए लाहौर इन लाहौर मतलब जिस तरह फॉलोइंग उनकी हो, लाहौर कलंदर्स की फॉलोइंग आपको पता है बहुत ज़्यादा है। और लाहौर में तो जब मैच होता है तो ऑलमोस्ट उनका 12th मैन होता है क्राउड, और इस पर सारे मतलब इनके बॉलर्स भी देखें ना, फास्ट बॉलर्स जो भी हारिस रऊफ है या शाहीन है, इवन जमान टू सम एक्सटेंट, वो जब क्राउड उनके पीछे होता है तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा एक सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप नजर आती है। स्पोर्ट्समैनशिप नहीं, ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस, हाँ, कलंदर्स का जो माहौल होता है वो इन्हांस होता है। दूसरा इनका मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की थी कि वो जो भी प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आता है वो खुश ही जाता है, और कभी किसी इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कभी ये नहीं पता चला कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो खुश नहीं रहा। कलंदर्स का भी तकरीबन यही हिसाब है, जो भी आता है बड़ा रिलैक्स्ड उनका मैनेजमेंट का स्टाइल है, बड़ा रिलैक्स्ड माहौल है। प्लेयर्स उस तरह कोशिश करते हैं वो कि उनको कोई मतलब अननेसेसरी प्रेशर ना दिया जाए। तो शायद कभी कभार ऐसे लगता है मुझे, कभी कभार ऐसे लगता है कि शायद वो बैलेंस जो है वो इसी वजह से नहीं, वो शायद ज़्यादा कभी कभार बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो वो इनकी परफॉर्मेंस में जो आप एकदम उतार चढ़ाव देखते हैं वो शायद वो उस वजह से भी हो सकता है। बट एज अ फ्रेंचाइज ऑन अ होल मतलब लोग आना चाहते हैं लाहौर कलंदर्स। आई थिंक एक और जो सिकंदर रजा को नहीं इन्होंने सही यूटिलाइज किया, मेरे ख्याल सैम बिलिंग्स भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच चेंज कर सकते हैं, उनको भी
ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको भी अभी तक मतलब थोड़ा सा झलकियां देखी हैं अभी तक। थोड़ा मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये बैटिंग में ना स्पेशली जो टॉप ऑर्डर 1 2 4 5 तक ये थोड़ा सा रिजिड है। नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में शफल कर देते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा रिजिड है। मैच में कई दफ़ा सिचुएशंस में T20 में तो आपकी बैटिंग जो ओपनर्स के बाद तो बैटिंग तो बिल्कुल फ्लूइड होनी चाहिए, वो दौर रनर्स बहुत कम कर सकता है। इनसे अगर ये फ्लूइडिटी होए और ये यूटिलाइज करें तो शायद और भी बेहतर हो जाए। एग्जैक्टली और यहाँ पे मैं शादाब को कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने एक मेरे ख्याल पोस्ट या प्री मैच सेरेमनी में मेरा ख्याल ये तस्करा किया था कि आजम को हमने पहले बता दिया था कि आजम अगर तुम आज प्लेयर ऑफ द मैच भी बन जाओगे तो तुम कल का मैच नहीं खेलोगे। सो यू नो अ प्लेयर फॉर एवरी ओकेजन इज समथिंग दैट शादाब इज आइंग ऑन, एंड आई थिंक बाय फार the kind of performances that we have seen from Islamabad United, they truly deserve to be said or called F16 and Lahore Qalandar a diesel engine. Am I right, Basit bhai? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो आपने बोला था यार, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं जरा सना की तरफ भी बढ़ता हूँ। तो सना, लाहौर की कंडीशंस आई थिंक आप सब लोग ही लाहौर से तो बहुत ही ज्यादा वाकिफ हैं। सो विन द टॉस, बॉल फर्स्ट, एंड इफ यू सी कि लाहौर कलंदर को कोई चेंज करना चाहिए, क्या चेंज करें? सैम बिलिंग, सिकंदर रजा हमने बात कर ली है, व्हाट्स योर टेक? I think it doesn't get bigger than this. मैं कल भी यही बात करी थी, शाहीन वर्सेस बाबर। आपने कल की जिक्र किया, अभी बाजी भाई ने आपको बड़ी गौर से देखा। हाँ, तो बड़े कल कहाँ बात हो रही थी? कल हमारे दूसरे प्रोग्राम पे हमारी बात हुई थी, तो भाई यही कही थी कि शाहीन वर्सेस बाबर, इवन दो कि बाबर अभी फॉर्म में नहीं है, बट बहुत से लोग उनको भी देखने आएंगे, तो जो एक माहौल होगा, आई एम प्रीटी श्योर इस मैच का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और मैं बिल्कुल समझती हूँ जो बाजिद भाई ने जिस बात का जिक्र किया, मैं इंटरव्यू सुन भी रही थी उस दिन समीन राना का, कि हमारे लिए वर्ल्ड कप, ये PSL की ट्रॉफी से भी बड़ी बात है कि हमारे प्लेयर्स जब पाकिस्तान जाके खेलते हैं, और आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है, अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ साथ अगर हम अभी देखें मोहम्मद नईम की जगह, मुझे लगता है कि एक जो है सलमान, जो इनके मिर्ज़ा हैं, किसी वक्त या किसी फास्ट बॉलर की जगह, मे बी किसी और की जगह आप देखें कि वो, उनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैंने बहुत ज़्यादा उनको देखा नहीं है सलमान मिर्ज़ा के, अगर उनको एक आध मैच देखा जाए कि वो क्या कर सकते हैं। आई थिंक ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सबसे डिफरेंट अप्रोच नज़र आती है बाकी लीग से, और वो अपने आप को उस पोजीशन में लाते भी हैं, बिकॉज वो स्टार्ट ही इतना अच्छा ले लेते हैं कि आई थिंक ऑलमोस्ट अब तक उन्होंने 5 मैच खेली हैं और ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को खिला दिया है, और ऐसे नंबर्स पे खिलाया जहां पर वो फुली उनको यूटिलाइज कर दिया। तो एट द एंड पिच जैसा भी होगा, ऑपोजिशन जैसा भी होगा, एवरीवन विल बी रेडी। सो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जिस वक्त आप टूर्नामेंट में जाते हैं और आपने नॉकआउट स्टेजेस में भी जाना है, तो आपका जो सारा बेंच है उसको आपने थोड़ा सा चांस दिया। उसका फ़ायदा ये कि ऑब्वियसली वो भी प्लेयर्स डेवलप होने हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो एकदम से कोई इंजरी हो जाती है, हम देखते हैं पाकिस्तान में भी कि इंजरी होती है, स्क्वाड के बाहर से आप लोग बुला रहे होते हैं, तो स्क्वाड को मौका साथ साथ देने का फ़ायदा ये कि आप जो है आपके पास नॉकआउट स्टेजेस में वो मौजूद होता है। बट उसका ऑब्वियसली इस्लामाबाद को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो मैचेस जीत रहे हैं, तो उसमें इसको चेंज करना जरा ज़्यादा आसान होता है। मेरे दिन में वैसे 24 घंटे होते हैं, आप दोनों के दिन में शायद ज़्यादा हैं, क्योंकि शाम को भी शो है, दोपहर को भी शो है, सुबह भी है, और रात शाम को भी है, अभी दिन में आओ इस्लामाबाद में 3 शो हैं, मैच भी आप देख रहे हैं, तो वो हमारे 24 से बढ़ जाता है। हमारे दिन में घंटे 26 होते हैं, आपके हफ्ते में दिन 10 होते हैं, तो बात बराबर हो जाती है, क्योंकि आज आप इधर हैं, कल आप उधर हैं, तो बात बराबर हो गई। क्या बात है। लेकिन बाजिद भाई देखें, इसमें जो ऑब्जर्व करने की बात है वो ये है कि जितने भी लोग जो देख रहे हैं वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपसे भी, सना से भी, कि यार इस तरह मेहनत करनी चाहिए। मेरे से कैसे ले रहे हैं? डिजिटल पे तो आप आ रहे हैं और मॉर्निंग शो, आप तो हर जगह जा रहे हैं, मेरी बात सुने, मैच रिपोर्ट पे आप नजर आते हैं, आप पोस्ट इंटरव्यूज पे भी आप नजर आते हैं, डाला हुआ किसी के लिए कुछ छोड़ नहीं रहे आप, तो दुनिया में एक तो माशाल्लाह बोले, और दूसरा जो आप कमेंट्री से आके अभी शो पे आए हैं सीधा मुल्तान से, रेस्ट भी नहीं किया आपने, फिर पीटीवी के लिए तो ये करना पड़ता है ना। डिजिटल एक आखिरी पॉइंट लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो विन द टॉस, बैट फर्स्ट इन लाहौर? नहीं, विन द टॉस, फील्ड फर्स्ट। ओके, लाहौर में पिच अच्छा होता है। हाँ, बॉल फर्स्ट। ओके, वेल दैट्स द टेक लेडीज जर्मन। बट वेरी क्विकली एक दो चीजें जो कि मैं जरूर जानने से पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक पॉइंट आपसे लेना चाहता हूँ बाजू में, क्योंकि आप पकड़ा ही नहीं देते, आप पकड़ा ही नहीं देते, इसलिए आज मेरे पास मौका है। दूसरा पॉइंट आखिरी 4 मिनट है, और वो ये है कि जैसे हमने साद मसूद के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, मैं तैयब ताहिर के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि अगर हम लड़कों को खिला रहे हैं, क्या उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। साद की अगर बात करें
तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए कि हम सिर्फ फील्डिंग करने के लिए लड़कों को इमर्जिंग कैटेगरी में खिलाते हैं, या फिर सिर्फ चूंकि कानून साजी हुई है इस वजह से खिला रहे हैं? हाँ, या आपको लगता है कि मौका देना चाहिए? नहीं, कानून साजी तो है, इमर्जिंग तो खिलाना ही खिलाना हाँ, है, तो जो लेकिन मर्जी उसको हो तो- फील्डिंग के लिए खिलाना तो सिर्फ, फिर ना क्या करें फिर? तो उसको यार मौका तो दो, क्या करें? उसको यार। नहीं, उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड पे आप ये नहीं कर सकते। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इमर्जिंग प्लेयर होता है उसको अपने साथ लेके चलता है, जैसे शायद क्या है, शहजाद लड़का है। शहजाद जी, हालांकि उसको बॉलिंग नहीं दी हुई, लेकिन वो बार बार एम्फसाइज करते हैं कि किसने कैच पकड़ा है, इसको हम उस माहौल में लेके आ रहे हैं। अब ये इमर्जिंग हाँ, वो अच्छा कैटेगरी का मसला है, क्योंकि आपने 11 में उसको खिलाना ही खिलाना है। अब यूटिलाइजेशन कितनी है और किस वक्त पे, आप ये भी नहीं चाहते कि आप इमर्जिंग कैटेगरी में लड़के को खिलाते हैं और बिल्कुल ऐसे क्रंच मोमेंट पे उसको इसी बॉलर की, इस हाथ की मैं आपको बात बताता हूँ। ये पहले एक दफ़ा खेला है PSL, आई थिंक पेशावर से या कहीं से खेला है, और इसको ओवर करा दिया गया था फ़खर जमान के सामने, और फ़खर जमान ने इसको मैं 2-3 छक्के मार दिए थे। उसके बाद ये फिर गायब हो गया। तो बैलेंस, आप जो कह रहे हैं ना कि वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप उसको उस वक्त मतलब जो नया लड़का है इमर्जिंग कैटेगरी में, जो शेरा दे अगे ना पा दो उसको उस वक्त करवाएं, या उस वक्त जब थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा, हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसको उस वक्त जैसे उसको बॉलिंग करवा दी थी, उसके बाद मेरे ख्याल 2 साल खेला ही नहीं ना, वो गायब हो गया, HPL PSL से गायब हो गया। तो वो इशू तो फिर है। अगर आप इमर्जिंग कैटेगरी में लड़का सेलेक्ट करते हो, वो जाहिर है वो सब, जब वो मैच खेल रहा है तो आवाम को तो नहीं पता ना यार इमर्जिंग कैटेगरी है किसका। जब वो बॉलिंग करेगा या तो ही पता चलेगा, या मैच वो उस वक्त क्रूशियल स्टेज पे मैच उसकी कितने भी 100 है, हाँ, तो फिर वो उसके करियर के लिए भी बड़ा मसला है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। अब 6 बज चुके हैं, थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा, सिर्फ 2-3 मिनट की। मैं सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, हुनैन एंड अली रजा, गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान फ्यूचर पेस अटैक। एब्सोल्युटली, आई थिंक ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट्स। उबैद ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक उनके लिए शिफ्ट करना बड़ा अच्छा हुआ है। इस्लामाबाद में पिछला सीजन थे और अब उसकी सेलिब्रेशन का बताएं, एक खुला वो अगली दफा उस्मान दूर चला गया, कहता पीछे हटो मेरे से, करीम मत आओ। आई थिंक दोनों बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अली रजा भी बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और ये बेहतर तरीका है कि आप थोड़ा सा जो बॉल पुराने, जैसे अली रजा को आप नया बॉल ना दें, उसको आप थोड़ा सा पुराने बॉल से आके शुरू कराएं। उबैद को भी स्लोली ग्रेजुअली लाएं। इसीलिए जैसे मोहम्मद नईम की बात करें कि जब आप उससे ओपन करवाएंगे बार बार नई बॉल के आगे, तो शायद वो काउंटर प्रोडक्टिव हो उसके लिए, कि कॉन्फिडेंस गिरे रादर दिन बढ़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तो इस इमर्जिंग कैटेगरी को आगे कंटिन्यू करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए भी आपको टेक्निकली देखना पड़ेगा कि आप प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें। बट ये दोनों बॉलर्स, आई थिंक अली रजा हों या आप उबैद शाह की बात करें, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं और होपफुली कैन सर्व पाकिस्तान इन द फ्यूचर। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। सो योर फेवरेट टुडे Thank you very लाहौर much. कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। 6 से भी आगे लाहौर हो गया कलंदर और था, पेशावर 6:02 में आपने कहा था। पिछले 3 सवालों से यार जब बारिश होती है तब तो शहजाद सवालों के जवाब तो नहीं दे रहा था। शहजाद PTV का बजट आउट हो जाएगा, अगला घंटा शुरू हो गया। वो आए नहीं, बजट आउट वाले तो आए नहीं। चले, योर पिक फॉर टुडे लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी। कलंदर। अच्छा, ओके जी, लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। मेरा ख्याल है मैंने किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पेशावर ज़ल्मी पिकअप की भी, तो आई एम गोइंग टू स्टिक टू देम। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच मिस्टर माजिद खान, थैंक यू सो मच मिस सना मीर फॉर बीइंग विद अस, फॉर एवरीबॉडी हुज आउट देयर। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी ऑन गेम ऑन है विद बाजिद भाई एज वेल, और सना आपसे तो इंशाल्लाह रात को ही मुलाकात होगी। फॉर एवरीबॉडी हुज आउट देयर, लुक आउट योरसेल्व्स, गेम ऑन है।